नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेट पे स्टडी पर। सभी एग्जाम के लिए जो 2026 में स्टार्ट हुआ है, 28 जनवरी 2026 से स्टार्ट हुआ ये डेली टेस्ट, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से डेली आपको 50-50 प्रश्न आपको करवाया जाता है लाटेस्ट पैटर्न के अनुसार। और लाटेस्ट जो क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है सभी एग्जामों में, उसमें और करंट अफेयर भी आपको अपडेटेड मिल जाता है। ठीक है, तो इस तरह से क्या होता है, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट एक प्रकार से समझिए, डेली आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट 50 प्रश्न आपको रिवीजन हो जाता है और याद हो जाता है और नए नए प्रश्न आप सीखते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग ये डेली टेस्ट का टेस्ट नंबर हम लोग देखेंगे 6, है ना। इससे पहले हमको आपको 5 टेस्ट आपको करवा दिए, ठीक है, डेली टेस्ट वाला। तो छठा टेस्ट देखेंगे इस वीडियो में, जो कि 4 फरवरी 2026 को हुआ था, और 50 प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी से इसमें प्रश्न रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न क्या है कि 100वें संविधान संशोधन के बारे में कहे गए निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और आपसे पूछा है क्या, ऑप्शन में ये बता रहा है कि केवल एक कथन सत्य, या दो और तीन सत्य, या तो एक और तीन सत्य है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट क्या है कि यह संशोधन 2016 में हुआ था। तो 100वां संविधान संशोधन जो है ये 2016 में नहीं बल्कि ये 2015 में हुआ था, है ना। तो ये वाला क्या है, गलत हो जाता है। फिर क्या, इसके तहत भारत के 111 विदेशी अंतः क्षेत्रों को बांग्लादेश को सौंपा गया था। तो ये बात सही है ना। क्या ये भारत ने 111 विदेशी अंतः क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया, और बांग्लादेश कितना 51 जो है क्षेत्र भारत को दिया था। ठीक है, कितना बांग्लादेश कितना दिया, तो 51 क्षेत्र, है ना। और भारत दिया था 111, बांग्लादेश कितना दिया है, तो 51 दिया है ना। तो ये वाला यहाँ पर 11 जो लिखा है, भारत ने 111 विदेशी अंतर क्षेत्र को बांग्लादेश को दिया, ये वाला सही है। फिर क्या, बांग्लादेश ने 61 क्षेत्रों को भारत को हस्तांतरित किया, ये वाला गलत है। 61 नहीं बल्कि 51 दिया था। तो यहाँ पर केवल 2 कथन सही है ना, मतलब दूसरा सही है। यानी कि आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी में, है ना। बी में दिया हुआ केवल कथन 2 सत्य है, केवल कथन 2 सत्य है, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर सारी चीज समझ गए। अब देखिए यहाँ से क्या है, आपके एग्जाम में जो संविधान संशोधन लाटेस्ट जो है, यानी कि अभी तक कितना 106 संविधान संशोधन हो चुका है। ठीक है, तो लाटेस्ट 100 से आपको 106 तक सभी आपको संविधान संशोधन याद रखना है, जो कि सभी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आपको हम यहाँ पर एक बार रिविजन करवा देते हैं 100वां से 106वां संविधान संशोधन तक। देखिए 106वां संविधान संशोधन जो है, इसका संबंध किससे हो जाएगा, भूमि सुधार से। किससे, भूमि सुधार से, जो कि भूमि क्षेत्रों को बांग्लादेश को दिया 111, बांग्लादेश 51 क्षेत्र भारत को दिया था। यानी कि भूमि संबंधी ये संविधान संशोधन 101वां है। ठीक है, 101वां में क्या है, 101वां में आपको थोड़ा सा हिंट करवाए थे, याद करवाए थे क्या, तो आप लोग भी कमेंट करके बताइएगा, आप लोग को याद करवाते हैं 101, यानी कि, है ना, कहीं आप शादी विवाह में जाते थे 101 रुपये का अनुदान देते हैं, है ना। तो 101 का देते हैं, तो वो क्या है, जीएसटी, है ना। जीएसटी क्या होता है, मुद्रा से रिलेटेड है ना, तो पैसा से रिलेटेड है। तो 101 का अनुदान देते हैं, यानी कि 101वां संविधान संशोधन में क्या हो जाएगा, तो जीएसटी हो जाएगा, है ना, जीएसटी। 102वां में क्या है, 102वां संविधान संशोधन में क्या याद रखना आपको, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। पूछा जाता है एग्जामों में, पूछा हुआ प्रश्न है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा दर्जा दिया गया था। तो 102वां संविधान संशोधन द्वारा क्या राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ठीक है, 103वां संविधान संशोधन में क्या है, तो तुरंत थोड़ा सा हिंट रखेंगे तो याद आ जाएगा दिमाग में तुरंत। क्या मालूम, 103वां है ना, यानी कि 3, यानी कि ईडब्ल्यूएस 3 लेटर वाला है, ईडब्ल्यूएस को इसमें मान्यता दिया गया था। ईडब्ल्यूएस यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10% का आरक्षण जो दिया गया है, ईडब्ल्यूएस। तो ईडब्ल्यूएस है ना, 3 लेटर है। 103वां संविधान संशोधन में क्या, ईडब्ल्यूएस है ना, इस तरह से रिलेट कर लेंगे। 104वां संविधान संशोधन में क्या है, तो 104वां में है कि एससी एसटी का आरक्षण जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया ना। तो एससी और एसटी के लिए आरक्षण का जो है सीमा जो है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया। और एंग्लो इंडियन जो लोकसभा में नियुक्त राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता था, 2 एंग्लो इंडियन का वो समाप्त कर दिया गया ना। तो एंग्लो इंडियन का आरक्षण समाप्त किया गया था 104वां संविधान संशोधन के द्वारा, और एससी एसटी के जो उसका आरक्षण है 10 साल के लिए बढ़ाया गया। ठीक है, 104 तक हो गया। अब 105वां 106वां में देख लेते हैं क्या है। तो 105वां में क्या है, तो 105वां में है राज्य को पिछड़े वर्ग की पहचान करने का अधिकार दिया गया है ना। तो राज्य को है ना ये अधिकार है कि पिछड़े वर्ग की पहचान करने, जैसे ओबीसी में कौन आ रहा है, ईबीसी में कौन आ रहा है, उसको पहचान करने का अधिकार राज्य सरकार को दिया गया 105वां संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, फिर 106वां में क्या, 106वां संविधान संशोधन जो कि सबसे लाटेस्ट है, 2023 में हुआ था। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3% सीट आरक्षित किया गया ना। 33% जो है सीटों का आरक्षण महिलाओं को कहाँ पर, लोकसभा और विधानसभा में। ठीक है,
तो इसमें आरक्षण दिया गया 33% महिलाओं का आरक्षण, सीटों का आरक्षण 106वां संविधान संशोधन में, ठीक है। तो ये सभी संविधान संशोधन क्या आपको याद रखना अति आवश्यक है ना। अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो निश्चित रूप से इसको याद रखना बहुत जरूरी है। कोई भी किसी भी समय किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, इसलिए इसको क्या मिस नहीं करना। ये सब हॉट टॉपिक है ना, ठीक है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन है ये सब, ठीक है। तो फिर समझिए एक बार, 100वां में क्या है, भूमि सुधार 101 जीएसटी, 102वां पिछड़ा वर्ग आयोग, 103वां में क्या है, ईडब्ल्यूएस है ना, 103वां में ईडब्ल्यूएस, और 104वां में क्या है, 104वां में है एससी एसटी का जो आरक्षण है 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, और एंग्लो इंडियन जो है 2 सीट का वो समाप्त कर दिया गया। 105वां में क्या है, तो राज्य को पिछड़ा वर्ग की पहचान करने का अधिकार है, और 106वां में क्या है, महिलाओं को जो 33% आरक्षण मिला है लोकसभा और विधानसभा में सीटों में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, दिए गए कथन और कारण पर विचार करें, और फिर पूछा क्या, कौन सा सही कौन सा गलत है। तो कथन क्या है, संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है। संसद अपने अनुसार भारत के राजनीतिक मानचित्र का पुनर्निर्धारण कर सकती है, तो संसद ही कर सकता है ना, संसद के पास पूरी शक्ति होती है। तो संसद इसके बारे में ये कहा है, यहाँ पर क्या सही है, ठीक है। फिर क्या, भारत विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, तो ये भी सही है। भारत क्या विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, यानी कि विभक्त राज्य का मतलब क्या होता है, जैसे 28 राज्य है ना, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन सभी मिलाकर क्या है अविभाज्य संघ है, नहीं इसको विभाजित कोई नहीं कर सकता। कोई भी राज्य चाहेगा कि हम अलग देश बना ले और अपना नाम कर ले, तो ये नहीं हो सकता है ना। तो वही बोला गया कि भारत जो है विभक्त राज्यों का अविभाज्य संघ है, ये वाला भी बिल्कुल सही है, ठीक है। और आंसर क्या हो जाएगा इसका, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कथन सत्य है और कारण सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। देखिए आज के टेस्ट में ने ये जो कथन और कारण है ये इसका विशेष इसमें ख्याल रखा गया, ठीक है। तो इस टाइप के प्रश्न अधिकतर आएगा, ठीक है। और इस टाइप के प्रश्न को जब इसका एक बार खुद से ना, खुद से इसका आंसर जब आप लगाइएगा, एक बार तो यहाँ समझ रहे हैं, ठीक है, सभी का एक बार खुद से एक बार अवलोकन कीजिएगा, ठीक है। तो आज समझ में आपको आ जाएगा कि कैसे एक दूसरे का सही व्याख्या है, ठीक है, या तो नहीं है, ठीक है। तो इसको है ना बस सब क्वेश्चन को 1 से 2 बार आप देखिएगा ना, अपने आप आपको पैटर्न समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है। नए राज्यों के निर्माण के बारे में कौन सा सही नहीं है। तो पहला क्या, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ये बिल्कुल सही है ना। संसद क्या विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, ठीक है। होता क्या, पहले इसको समझ लीजिए। देखिए होता क्या है कि कोई भी नया राज्य अगर बनना है ना, नया राज्य कहाँ से बनेगा, मतलब अपने राज्यों में, जैसे झारखंड से, बिहार से झारखंड अलग हुआ, एक नया राज्य बना, ठीक है। तो उस तरह से जब राज्य बनता है ना, तो नए राज्यों के निर्माण की प्रक्रिया जो है ना, गृह मंत्रालय द्वारा तैयार किया जाता है, एक विधेयक है ना, गृह मंत्रालय द्वारा एक विधेयक तैयार किया जाता है ना, विधेयक तैयार किया जाता है किसके द्वारा, गृह मंत्रालय के द्वारा, है ना, गृह मंत्रालय के द्वारा एक विधेयक तैयार किया जाता है, ठीक है। और ये विधेयक जो है तैयार करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है ना, राष्ट्रपति के पास ये आता है अनुमति के लिए ना, राष्ट्रपति के पास अनुमति के लिए इसको भेजा जाता है, ठीक है। उसके बाद राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद इसे कहाँ रखा जाता है, राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद ये राष्ट्रपति का अनुमति मिला ना, ये संबंधित विधानमंडल को पहले भेजा जाता है ना, संबंधित विधानमंडल को, जैसे जिस राज्य है, जौन सा राज्य है, जिस राज्य में, जिस राज्य को, जैसे बिहार का अलग करना है, ठीक है, तो बिहार को अलग करना है, अलग करके एक राज्य बनाना है नया, तो गृह मंत्रालय द्वारा एक विधेयक पारित होता है और ये राष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। पहले राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इस विधेयक को संबंधित राज्य विधानमंडल को भेजता है, और फिर राष्ट्रपति अनुमति के लिए फिर राज्य मतलब कि देखिए पहले क्या आया, फिर समझिए, विधेयक तैयार किया गृह मंत्रालय, राष्ट्रपति के पास भेजा, राष्ट्रपति फिर क्या संबंधित विधानमंडल को भेजा, किसको, विधानमंडल को भेजा, है ना, यानी कि राज्य विधानमंडल को भेजा। अब विधानमंडल जो है ये फिर क्या करता है, राष्ट्रपति के पास भेजता है, फिर है ना अनुमति के लिए, और राष्ट्रपति अनुमति के लिए भेजता है, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के बाद फिर वो क्या करता है कि संसद के समक्ष रखा जाता है, या तो लोकसभा में रखें या तो राज्यसभा में रखें, ठीक है। और फिर संसद क्या करता है, लोकसभा या राज्यसभा साधारण बहुमत से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है फिर। तो राष्ट्रपति, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, राष्ट्रपति की सहमति होती है तो वो कानून बन जाता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति के पास वो भेजा जाता है और राष्ट्रपति इस पर सहमति देने के लिए बाध्य होता है, क्योंकि राष्ट्रपति की अनुमति से ही आगे बढ़ाता है काम, है ना। तो इसलिए राष्ट्रपति क्या बाध्य हो जाता है सहमति के लिए, ठीक है। तो इस तरह से ये इसकी प्रक्रिया है, ठीक है। और एक चीज़ और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो संविधान में संशोधन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार का होता है ना। संविधान में संशोधन जो है 3 प्रकार के होता है, 3 तरह से होता है अनुच्छेद 368 के तहत। कैसे होता है, 3 तरह से, एक होता है साधारण बहुमत के आधार पर, ठीक है, एक होता है साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा होता है
विशेष बहुमत के आधार पर, और तीसरा होता है क्या, विशेष बहुमत तथा आधा से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर होता है। फिर समझिए, पहला होता है साधारण बहुमत के आधार पर, दूसरा विशेष बहुमत, और तीसरा विशेष बहुमत तथा आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर संविधान संशोधन होता है। तो जो पहला होता है साधारण बहुमत के आधार पर, वो क्या है, वो जो नया राज्य बन जाता है या तो कोई भी कानून बन जाता है, वो संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। जब साधारण बहुमत से पारित हो जाता है तो उसे संविधान संशोधन नहीं माना जाता है। लेकिन जब दूसरा और तीसरा यानी कि विशेष बहुमत के द्वारा जब पारित होता है तो उसे संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है, ये वाला पहला क्या, नहीं माना जाता है, तो दूसरा माना जाता है। और फिर तीसरा में क्या, विशेष बहुमत तथा आधा से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन के आधार पर जब संविधान संशोधन होता है या तो कोई भी चीज बनता है नया, तो वो क्या, संविधान संशोधन माना जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ये सब याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर आगे देखते हैं क्या है। देखिए, पहले में क्या, संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, तो ये वाला क्या, बिल्कुल सही है। फिर क्या, इस प्रकार की विधि में संविधान की पहली अनुसूची तथा चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होता है, तो ये बात सही है ना, पहली अनुसूची में संशोधन हो जाता है और चौथी अनुसूची में हो जाता है। कैसे हो जाता है, तो पहली अनुसूची में है क्या, तो 28 राज्य, जैसे कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है, तो अभी वर्तमान में जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है, लेकिन जब नए राज्य का निर्माण होगा तो बढ़ेगा, है ना, 28 से 29 हो जाएगा, है ना, या तो 8 से 9 हो जाएगा, है ना, क्योंकि बढ़ेगा, तो यानी कि पहला अनुसूची में संशोधन हुआ। फिर क्या, चौथी अनुसूची में, तो चौथी अनुसूची में संशोधन होगा। कैसे, चौथी अनुसूची में क्या है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, तो मान के चलिए बिहार का विभाजन हुआ, अभी बिहार का और विभाजन हो जाए। ठीक है, तो जैसे बिहार में अभी कितना, राज्यसभा में 16 सीट है, तो जब विभाजन होगा तो क्या होगा, मान के चलिए क्षेत्र बंटेगा, तो मान के चलिए 4 सीट या तो 5 सीट क्या है उधर चला जाएगा, है ना, नए राज्य जब बनेगा। तो इस तरह से क्या होता है, चौथे अनुसूची में भी संशोधन होता है, ये वाला भी सही है। फिर क्या, इस प्रकार की विधि को, कौन प्रकार की विधि को, तो नए राज्य को निर्माण की विधि जो है, इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। ये वाला गलत है, क्योंकि ये क्या, साधारण बहुमत से बन जाता है। ठीक है, और साधारण बहुमत जो है संविधान संशोधन नहीं माना जाता है ना, तो ये वाला क्या है, सही नहीं है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे उस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं किया जा गया है जिसके क्षेत्र सीमाओं या तो नाम पर इसका प्रभाव पड़ता है। ये बात सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है। नए राज्यों के लिए संवैधानिक उपबंध कौन सा नहीं है, देखिए, नए राज्य के लिए क्या है, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर कर सकते हैं आप, ये सही है। किसी राज्य का क्षेत्र घटाकर कर सकते हैं, ये सही है। किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकते हैं, ये भी सही है ना। और एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा, ये गलत है। कोई भी राज्य है ना, किसी राज्य को शामिल नहीं कर सकेगा ना। जैसे आप चाहेंगे कि पश्चिम बंगाल है, अपने आप को अंडमान निकोबार द्वीप को अपने में शामिल कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है ना, तो ये वाला गलत है। यानी कि पूछा था कौन उपबंध नहीं, तो ये वाला नहीं है, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना। और ये जो ऑप्शन 3 तक है एबीसी, किसी राज्य का क्षेत्र बढ़ाकर घटाकर या तो नाम परिवर्तन करके, ये किस अनुच्छेद में ये सब है, अनुच्छेद 3 में, है ना, अनुच्छेद 3 यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 13 में क्या कहा गया, क्या उपबंध है। तो मौलिक अधिकारों की श्रेणी में अनुच्छेद 13 में क्या उपबंध है, तो इसमें क्या देखिए, अनुच्छेद 13 में क्या है कि उच्चतम न्यायालय, है ना, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार है। अनुच्छेद 13 में क्या है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की न्यायिक समीक्षा का संवैधानिक अधिकार है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। अच्छा, अनुच्छेद 12 में क्या है, अनुच्छेद 12 में मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है। मौलिक अधिकारों के संदर्भ में राज्य शब्द को परिभाषित करता है अनुच्छेद 12, है ना। ये सब किस में आता है, अनुच्छेद 12 से 35 तक आता है आपका मौलिक अधिकार में, है ना। मौलिक अधिकार किस में, भाग 3 में है ना, अनुच्छेद 12 से 35 तक है। बहुत अनुच्छेद है, एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट है जो कि मौलिक अधिकार से संबंधित है। 12 और 13 बता दिए। 14 में क्या, विधि के समक्ष समता का अधिकार, अनुच्छेद 14 में। और धर्म, जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव, अनुच्छेद 15 में। लोक नियोजन में समता का अधिकार, अनुच्छेद 16 में। अस्पृश्यता का अंत, अनुच्छेद 17 में। उपाधियों का अंत, अनुच्छेद 18 में। व्यक्ति अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 19 में। और क्या है, दो सिद्धि के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 20 में। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में है ना। इसी निजता का अधिकार भी कहा जाता है, अनुच्छेद 21 को। और कुछ मामलों में गिरफ्तारी के खिलाफ संरक्षण, अनुच्छेद 22 में। और मानव दुर्व्यापार और बालात श्रम पर रोक, अनुच्छेद 23 में है। कारखानों में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को लगाना में प्रतिबंध है, ये है अनुच्छेद
24 में है। और धार्मिक कार्य के प्रबंधन या तो स्वतंत्रता मानने का, किसी भी धर्म को मानने का स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अल्पसंख्यकों को शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार अनुच्छेद 30 में है। और अनुच्छेद 31 में क्या संपत्ति अधिकार था, जो कि अब नहीं है, अब कहाँ पर है, तो एक विधिक अधिकार के तहत अनुच्छेद 300 के ए में है। ठीक है। और अनुच्छेद 32 में क्या है, तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अनुच्छेद 32 को ही भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। और अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है और हाई कोर्ट अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करता है। ठीक है, ये सभी अनुच्छेद याद रखना है हमेशा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रधानमंत्रियों को उनके कार्यकाल के क्रमशः इसको सुमेलित करना है, उसका कार्यकाल कब से कब सकता है। ठीक है, देखिए प्रधानमंत्री का कार्यकाल अगर आपको याद होगा तो ठीक है ना, ये नहीं याद होगा एक बार फास्ट यहाँ पर रिवीजन करवा देते हैं शुरुआत से। जो जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू पहले राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, 1900, ध्यान से सुनना है, सिर्फ बता देते हैं आपको। ठीक है, 1947 से 1964 तक है, सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू 1947 से 64 तक। ठीक है, इनके बाद आया था गुलजारी लाल नंदा, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे, कार्यवाहक प्रधानमंत्री बने थे ना। लेकिन तो इसके बाद जो मेन आए थे लाल बहादुर शास्त्री 1964 से 66, इंदिरा गांधी 1966 से 77, इंदिरा गांधी फिर बने 1966 से 77, मोरारजी देसाई बने थे 1977 से 79, उनके बाद आया था क्या चौधरी चरण सिंह 1979 से 80, और इंदिरा गांधी 80 से 84, और विश्वनाथ जी आए थे 8वें नंबर पे, वो 1989 से 90, और फिर चंद्रशेखर 1990 से 91, और पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996, और अटल बिहारी वाजपेयी 1996 में 13 दिन के लिए बने थे। फिर आए थे एच.डी. देवगौड़ा 1996 से 97, फिर आई के गुजराल 1997 से 98, फिर अटल बिहारी वाजपेयी फिर बने थे 1998 से 2004 तक, मनमोहन सिंह 2004 से 2014 तक, और नरेंद्र मोदी जी 2014 से अब तक हैं। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें ध्यान रखना आपको। यहाँ पर पूछा क्या देवगौड़ा के, यहाँ पर देखते हैं पहले दिया हुआ है, तो देवगौड़ा का कब से कब तक है, तो एच.डी. देवगौड़ा ये 1996 से 97 है, 1996 से 97, यानी कि डी का एक है ना, डी का एक देखिए कहाँ पर है, तो एक ऑप्शन में यहाँ पर दिया हुआ है डी का एक है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, एक ही ऑप्शन से आ गया था आंसर। संसद की संयुक्त बैठक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो कौन सा कथन सही है, देखिए अनुच्छेद 109 कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करता है, ये गलत है। कई बार आपको बताएं, यहाँ से 3 प्रश्न पूछा जाता है, जैसे कि संसद के संयुक्त अधिवेशन बुलाता कौन है, तो राष्ट्रपति बुलाता है ना, एक तो ये क्वेश्चन हो गया, बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। एक दूसरा हो जाता है क्या, किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है, अनुच्छेद 108 के तहत। तीसरा हो जाता है क्या, इसका अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो ये सभी आपको याद रखना है ना, 3 प्रश्न यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर बोल दिया क्या, ये अनुच्छेद 109 के तहत संसद के संयुक्त बैठक का प्रावधान, ये गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर 108 होना चाहिए था। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा स्पीकर करता है, ये वाला सही है। ठीक है, लोकसभा स्पीकर करता है। अगर ये नहीं हो, अगर लोकसभा स्पीकर अनुपस्थित हो तो कौन करता है, लोकसभा के उपाध्यक्ष करता है। ठीक है, अगर उपाध्यक्ष भी अनुपस्थित हो तो कौन करता है, राज्यसभा के उपसभापति करता है, उपसभापति, ध्यान है क्या, राज्यसभा के उपसभापति करता है। और अगर वो भी उपस्थित हो तो लोकसभा की अध्यक्षता करने वाला जो पैनल है, पैनल का वरिष्ठ सदस्य करता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। चलिए यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, तो केवल 2 सही था ना, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, यदि संशय के आधार पर किसी व्यक्ति के घर की तलाशी ली जा रही हो, अथवा उसका फोन टेप किया जा रहा हो, है ना, फोन रिकॉर्डिंग किया जा रहा हो, तो अथवा पत्र को उजागर किया जा रहा हो, तो उपर्युक्त के संबंध में किस प्रकार के अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, तो ये निजता का अधिकार का उल्लंघन माना जाता है ना। यानी कि यूँ समझिए, जैसे आपका कोई फ़ोन आप कहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, तो आपका फ़ोन कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है आपका बात को, तो ये क्या है, ये कानून के खिलाफ है ना, बिना अनुमति के कोई रिकॉर्डिंग आपका नहीं कर सकता है ना, तो वो क्या है, उल्लंघन माना जाता है, निजता का उल्लंघन है ना, जो कि अनुच्छेद 21 में ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, ठीक है, वही इसका उल्लंघन है। ऑप्शन ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्या है, संविधान के अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया गया है, धार्मिक कार्यों की धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता पर, तो इसमें क्या प्रतिबंध लगाया गया, तो एक यहाँ पर होगा क्या, देखिए यहाँ पर जैसे शिक्षा, ठीक है, और इसमें धार्मिक कार्यों के प्रबंधन में ये शामिल नहीं है। ठीक है, शिक्षा हो जाएगा, स्वास्थ्य हो जाएगा, शिक्षा स्वास्थ्य, यानी कि 3 और 5 है ना, किस में है, 3 और 5, 3 और 5 इसमें है ना, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया ना। 3 और 5, ठीक है, बोला क्या, संविधान के अनुच्छेद
26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता पर क्या प्रतिबंध लगाया जा सकता है, क्या लगाया गया है? तो इसमें देखिए, इसमें शिक्षा हो जाएगा और स्वास्थ्य हो जाएगा, 3 और 5 और इसमें बताइए आंसर क्या होगा इसका। देखिए आप लोग, देखिए लोक स्वास्थ्य है यहाँ पर, उसके बाद है राष्ट्रीय सुरक्षा है, शिक्षा है और सदाचार है, स्वास्थ्य है और धर्म निरपेक्षता है। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा मालूम? यहाँ पर देखिए, एक तो हो जाएगा क्या आपका, एक लोक स्वास्थ्य हो जाएगा, स्वास्थ्य लोक व्यवस्था है ना, लोक व्यवस्था। उसके बाद आपका होगा सदाचार, सदाचार होगा मालूम, शिक्षा नहीं सदाचार होगा। और उसके बाद होगा स्वास्थ्य होगा, ठीक है। यानी लोकसभा मतलब लोक व्यवस्था, सदाचार, यानी कि 4, 1 और 4 और 5 होगा, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन डी यहाँ पर लगा लीजिएगा, आंसर क्या होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कथन ए और कारण भी दिया हुआ है, यानी केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य अधिकारिता है। तो ये क्या है, सही है। सर्वोच्च न्यायालय जो है भारतीय संविधान का संरक्षक होता है, ये भी सही है और सही व्याख्या भी करता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। बलवंत राय मेहता समिति, इसका गठन कब हुआ था? 1957 को हुआ था ना। एक का यहाँ पर एक हो जाएगा। और अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, एक का 2 हो जाएगा। एल एम सिंघवी समिति 1986 और जी वी के राव समिति 1985, यानी कि 1 2 3 4 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, कथन और कारण दिया हुआ है। पहला क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा अंगीकृत संघीय व्यवस्था का सर्वाधिक महत्वपूर्ण सिद्धांत यह है कि केंद्र और राज्यों के बीच संबंध सहयोग पर आधारित है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। संविधान विविधता को मान्यता देने के साथ ही एकता पर बल देता है, ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से उन संशोधनों की पहचान कीजिए, उन संसाधनों है ना, उन संशोधनों या संसाधनों का पहचान कीजिए जिनके लिए राज्य से परामर्श करना तथा उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है ना। तो उन संशोधन को पहचान करना है। तो क्या देखिए, केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित, ये वाला सही है। जिसमें क्या है देखिए, केंद्र और राज्य सरकार के बीच शक्तियों के वितरण से संबंधित जो संशोधन होगा उसमें क्या है उनकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक है ना, राज्य से परामर्श लेना और सहमति आवश्यक है। और जन प्रतिनिधित्व से संबंधित है, तो ये भी सही है, दोनों सही है। आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन से अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो ये है संवैधानिक निराकरण का अधिकार जो है ये गैर नागरिक को भी उपलब्ध है, ठीक है। अब बाकी एक पूछा जाता है आपसे कि कौन सा अनुच्छेद है जो कि केवल भारतीयों को प्राप्त है? तो याद रखना है अनुच्छेद 15 और 16 है ना, यहाँ पर लगातार याद रखना है दो अनुच्छेद 15 16 और फिर लास्ट में याद रखना है 29 30 है ना, कौन सा 29 30 और बीच में एक याद रखना है 19, ठीक है। ये 5 ऐसे अनुच्छेद है जो केवल भारतीय को प्राप्त है ना, 15 16 है ना, 15 16 हो गया, फिर 19 और फिर 29 30 है ना। तो ये क्या है, केवल भारतीयों को प्राप्त है ना। तो ये सब अनुच्छेद में क्या क्या मालूम है, 15 में क्या आपको 15 में हो जाएगा, धर्म जाति और लिंग के आधार पर भेदभाव का निषेध, लोक नियोजन में अवसर की समानता, फिर क्या होगा वाक्य में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फिर धार्मिक जो है 29 में क्या है तो अल्पसंख्यकों का हितों का संरक्षण है। और 30 में क्या है, अल्पसंख्यकों को जो है मतलब कि शिक्षण संस्थान स्थापना करने का अधिकार है। ये सब क्या केवल भारतीयों को प्राप्त है ना। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला जो है आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, 14 का क्या हुआ, डी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से विश्लेषण कीजिए और इसमें से बताना है कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है 15, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में। तो मानव अधिकार आयोग मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, ये बात सही है। आयोग का काम मानव अधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, ये भी सही है ना, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, दोनों करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ याद रखना है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था मालूम? तो ये हुआ था इसका 1993 में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग गठन पूछे 1993, लेकिन बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग गठन पूछे तो कब हुआ था, 2000 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों कथन सही था, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
कथन और कारण है सिंधु घाटी सभ्यता के नगर सुव्यवस्थित योजना पर आधारित था। ये बिल्कुल सही है ना। सिंधु घाटी सभ्यता का नगर जो है सुव्यवस्थित योजना पर आधारित था। वहाँ सड़कों का जाल यानी ग्रिड प्रणाली पर आधारित था। तो ये बात भी क्या है, सही है ना। आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, और तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऋग वैदिक काल में सभा और समिति क्या थे। तो ऋग वैदिक काल में सभा और समिति क्या था, तो राजनीतिक जनसभाएं थी। क्या थी, राजनीतिक जनसभाएं। नेक्स्ट क्या, अर्थशास्त्र और उसके रचयिता, अर्थशास्त्र के लेखक कौन था, कौटिल्य है ना। एक का बी होगा, एक का बी जिसमें नहीं है उसको कट कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद अभिज्ञान शकुंतलम, और अभिज्ञान शकुंतलम बोलिए, मालविकाग्निमित्रम बोलिए, है ना, और मेघदूतम, रघुवंशम, ये सब के लेखक कौन है, कालिदास है ना। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 का 1 होगा, 2 का 1। अब देखिए कि इसमें है, अब एक ही ऑप्शन बचा हुआ, 2 का 1 यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। बाकी 3 का क्या हो जाएगा, सी, बुद्ध चरित का हो जाएगा अशोक घोष, और इंडिका के लेखक कौन है, मेगास्थनीज है ना। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कथन और कारण है अशोक ने बौद्ध धर्म को राज्य संरक्षण दिया था, ये सही है। कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने हिंसा त्याग दी थी, ये भी सही है, दोनों सही है। और सही इसका क्या है, व्याख्या भी कर रहा है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। कलिंग युद्ध किस कब हुआ था मानो, 261 ईसा पूर्व में हुआ था। और कलिंग युद्ध का वर्णन जो है 13वें शिलालेख में मिलता है। कलिंग युद्ध के बाद ही क्या हुआ, वो क्या है, मतलब हिंसा को त्याग दिया था और बौद्ध धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मौर्य वंश है और यानी कि गुप्त वंश, सातवाहन वंश, चोल वंश, इसकी विशेषताएं क्या थी, है ना। तो मौर्य वंश की विशेषताएं क्या थी, तो ये था यहाँ पर शिलालेखों का व्यापक प्रयोग हुआ था मौर्य वंश के काल में, ठीक है। गुप्त वंश के काल में क्या हुआ था, तो प्रथम स्वर्ण मुद्राएं गुप्त समय चला था। और सातवाहन वंश क्या हो जाएगा, ये प्राकृतिक भाषा का संरक्षण हुआ था। और चोल वंश के समय क्या था, विकसित नौसेना था, है ना। तो यहाँ पर क्या है, इस तरह से 1 का बी, 2 का ए, 1 का बी और 2 का ए, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 20 का क्या हुआ, ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, 10 राग युद्ध जो है का उल्लेख किस वेद में मिलता है। 10 राग युद्ध का उल्लेख जो है ये ऋग वेद में मिलता है ना। ऋग वेद के ये 7वें मंडल में, और 10 राग युद्ध जो है रावी नदी के तट पर हुआ था। नेक्स्ट क्या है, अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू की थी। अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण नीति लागू किया था, ये बात सही है। और अपनी विशाल सेना को कम वेतन में संतुष्ट रखना चाहता था, ये भी सही है ना। सैनिकों को नगद वेतन देने की परंपरा किसने शुरू किया था, अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। यहाँ पर क्या है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। ए और आर दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इब्न बतूता भारत किस शासक के शासनकाल में आया था। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था ना। तो एमबीटी के शासनकाल में ये भारत आया था। इब्न बतूता कहाँ का यात्री था, मोरक्को का था। और इब्न बतूता की पुस्तक भी है रेहला, है ना। रेहला नामक पुस्तक के लेखक कौन है, इब्न बतूता है। नेक्स्ट सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो कबीर, कबीर कहाँ हो सकता है, इसमें से आप आंसर लगा सकते हैं। कबीर जो है ये महाराष्ट्र के है ना। कबीर वाराणसी, सॉरी कबीर कहाँ, वाराणसी हो जाएगा। नामदेव है महाराष्ट्र के ना, नामदेव हो जाएगा महाराष्ट्र के। गुरु नानक हो जाएगा पंजाब के। और चैतन्य महाप्रभु कहाँ से हो जाएगा, बंगाल से हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मिलाइएगा आसानी से। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 24 का, यहाँ पर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा 24 का सही, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कथन और कारण दिया हुआ है। अकबर ने जजिया कर समाप्त कर दिया था और वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाना चाहता था। तो ये बात दोनों सही है ना। अकबर ने जजिया कर समाप्त किया था और वह धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाना चाहता था, ये दोनों सही है। और आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो ये ग्रंथ है और लेखक है तुजुक ए बाबरी, इसके लेखक कौन है, तुजुक ए बाबरी के लेखक कौन है, बाबर है। कौन है, बाबर है। 1 का बी है ना, 1 का बी यानी ये दोनों आंसर नहीं होगा। और तुगलक नामा के लेखक कौन है, तुगलक नामा का हो जाएगा अबुल फजल, है ना। 2 का ए हो जाएगा ना, अबुल फजल, ठीक है। 2 का 1 यानी कि आंसर क्या आ गया, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। 1 मिनट यहाँ पर फिर से देखते हैं। देखिए तुजुक ए बाबरी है ना, तुजुक ए बाबरी का क्या होगा, एक यहाँ पर तुजुक ए बाबरी को बाबर हो गया, ठीक है। 1 का बी हो गया। और तुगलक नामा के लेखक में ये आएगा अमीर खुसरो, कौन है, अमीर खुसरो होगा। 2 का क्या होगा, सी होगा ना। और आईने अकबरी का होगा ये आपका अबुल फजल है। आईने अकबरी का क्या होगा, अबुल फजल होगा। उसके बाद तारीख है फिरोज शाही, तारीख है फिरोज शाही का हो जाएगा जियाउद्दीन बर्नी हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से इसको मिलाइएगा, क्या होगा, 1 का यहाँ पर बी और 2 का क्या हुआ, 2 का हो जाएगा सी, है ना। तुगलक नामा कौन है, अमीर खुसरो है। और 3 का क्या होगा, ए आईन अकबरी का हो जाएगा अबुल फजल। और 4 का होगा डी, है ना, यानी कि जियाउद्दीन बर्नी होगा, ठीक है। यानी कि BCAD, BCAD यहाँ पर ऑप्शन सी में दिया हुआ है ना। ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का ने किया था। कब? 1336 ईस्वी में किया था। और कहाँ पर? कर्नाटक में किया था, तुंगभद्रा नदी के किनारे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में सैनिकों के असंतोष की महत्वपूर्ण भूमिका थी। 1857 के विद्रोह में सैनिकों के असंतोष की महत्वपूर्ण भूमिका क्या थी? है ना, तो मतलब थी। ठीक है, और एनफील्ड राइफल के कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की अफवाह थी। ये भी सही है ना, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है, और आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में किसने किया था? ए ओ ह्यूम ने किया था, है ना, 1885 में। उस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था ना, 1884 से 88 तक लॉर्ड डफरिन था। और इस समय पहले अध्यक्ष कौन बने थे? तो डब्ल्यू सी बनर्जी बने थे पहले अध्यक्ष। दूसरे अध्यक्ष बने थे जो कि पहला हुआ था कहाँ? मुंबई में। दूसरा 1886 में कोलकाता अधिवेशन का अध्यक्ष कौन? दूसरा में दादा भाई नौरोजी। तीसरा में कौन? बदरुद्दीन तैयब जी मद्रास वाले में बने थे। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। असहयोग आंदोलन कब हुआ था? असहयोग आंदोलन 1920 में हुआ था ना, एक का बी होगा। ठीक है, एक का क्या होगा? बी हो जाएगा। और उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 हो जाएगा, यानी कि बी का सी हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 हो जाएगा। और होम रूल आंदोलन 1916 हो जाएगा, है ना। इस तरह आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, गांधी जी ने दांडी यात्रा नमक कानून के विरोध में की थी। तो ये क्या बिल्कुल सही है ना। गांधी जी ने दांडी यात्रा जो है नमक कानून के विरोध में किया था। नमक कर जो है गरीब जनता पर सीधा आर्थिक बोझ था। ये भी सही है और सही स्पष्टीकरण भी है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सुभाष चंद्र बोस जी और ये संगठन जो है किन से संबंधित है ये बताना है यहाँ पर। तो एक का क्या होगा? एक है ना, आज़ाद हिंद फौज का गठन किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना भगत सिंह ने किया था। होम रूल का एनी बेसेंट किया था। और सामान्य कमीशन के विरोध में नेतृत्व किसने किया था? लाला लाजपत राय ने किया था। यानी कि ए बी सी डी इसका आंसर सही है। ऑप्शन ए यहाँ पर 32 का ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में पारित किया था? तो पूर्ण स्वराज की पहली बार मांग और पारित भी हुआ था कब? लाहौर अधिवेशन 1929 है ना, 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और अध्यक्ष कौन थे इस समय? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो ये सब याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आधुनिक भारत यानी कि लखनऊ समझौता यानी 1916 के लखनऊ अधिवेशन में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल का पुनः एकीकरण हुआ था। तो ये बात क्या सही है ना। 1907 में पहली बार विभाजन हुआ था, कांग्रेस में फूट हुआ था। और 1916 में क्या हुआ था? दोनों का नरम दल और गरम दल का मिलन हुआ था। तो ये वाला यहाँ पर क्या स्टेटमेंट सही है। फिर क्या, एनी बिसेंट और बाल गंगाधर तिलक के प्रयासों से दोनों गुटों में समझौता संभव हो सका। ये भी सही है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर 34 का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पर दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर आगे बताते हैं इसका, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर एक बात कर लेते हैं। जो लोग टेस्ट लगाना चाहते हैं, जो लोग कोई भी टेस्ट लगाना चाहते हैं, चाहे आपको ऑनलाइन टेस्ट लगा रहे हैं, बिहार दरोगा हो गया, बिहार एसएससी, चाहे एसएससी रेलवे, या तो आपको बिहार पुलिस हो, या तो एडो हो, कोई भी टेस्ट लगाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर अर्थ किक एप्लीकेशन जो है, इस पे अर्थ किक टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन आप डाउनलोड करके ये सभी टेस्ट आप लगा सकते हैं। इसमें आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, पूरे 1 साल की वैलिडिटी रहेगी आपको, है ना, मात्र 149 रुपये में। ठीक है, मात्र 149 रुपये में 100 रुपये की वैलिडिटी रहेगी। और इसमें आपको एक कूपन कोड लगाएंगे, क्या मेरा कूपन कोड लगा लीजिएगा MHS10, है ना, MHS10 कूपन कोड लगाने पर आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये मात्र 119 रुपये में आपको मिल जाएगा पूरे 1 साल की वैलिडिटी में। और इसमें आपको फैसिलिटी क्या मिलेगा? तो लुसेंट वाला जो है 3 बुक का इसमें पूरा आपको टेस्ट लगा सकते हैं इसमें। और दृष्टि बुक का 8 बुक इसमें फैसिलिटी मिलता है। घटना चक्र का 7 बुक इसमें है। और एनसीईआरटी कक्षा 6 से 12 तक आपको 39 से ज़्यादा किताब इसमें मिलेगा। और वन लाइनर रिवीजन नोट्स है। और स्पीडी करंट अफेयर आपको डेली हर महीने आपको 12 महीने तक का मिलेगा। और टेस्ट सीरीज जो है 200 से प्लस यानी जीके और जीएस मिक्स यानी 1 वर्ष तक की इसमें वैलिडिटी है ना। यानी कि आप संपूर्ण अलग से सब्जेक्ट का, जैसे हिस्ट्री हो, भूगोल हो, या तो संविधान हो, या तो इकोनॉमिक्स हो, पर्यावरण, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर हो, विज्ञान, और कुछ भी हो, यानी करेंट अफेयर हो, सबका टेस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, तो आप इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके आप अर्थ की टेस्ट सीरीज एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 34 का देख रहे थे। तो यहाँ आंसर क्या आएगा? दोनों सही है ना। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपका 35 में क्या है, आधुनिक भारत यानी 1857 के बारे में है कि 1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया। तो ये क्या सही है?
1857 के विद्रोह में शिक्षित मध्यम वर्ग ने भाग नहीं लिया था। ये क्या है, बात सही है। ठीक है, फिर क्या, उनका मानना था कि ब्रिटिश शासन भारत के आधुनिकीकरण और प्रगति में सहायक होगा। ये भी सही है ना, और एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि आंसर क्या है, 35 का ए यहाँ पर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, पश्चिमी घाट पर्वत के उपनाम को इससे संबंधित राज्यों के साथ सुमिलित करना है। तो पश्चिमी घाट आपको मालूम है ये भारत है, ये पश्चिमी घाट कहलाता है, लेफ्ट साइड वाला, राइट साइड वाला क्या, पूर्वी घाट कहलाता है, पूर्वी तट कहलाता है। तो सह्याद्री, इसमें पश्चिमी घाट जो है इसमें अलग अलग नाम होता है, जैसे कि महाराष्ट्र में पश्चिमी तट को क्या बोला जाता है, तो ये बोला जाता है सह्याद्री, है ना। एक का क्या हो जाएगा यहाँ पर सी, पश्चिमी घाट में, यहाँ पर पश्चिमी घाट को महाराष्ट्र में सह्याद्री कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद पश्चिमी घाट को ही तमिलनाडु में क्या, नीलगिरी कहा जाता है, और अनामलाई कहा जाता है केरल में, है ना। केरल में इसे पश्चिमी तट को, पश्चिमी घाट पर्वत को अनामलाई कहा जाता है। यानी आंसर क्या होगा, सी ए और बी, सी ए बी, है ना। आंसर क्या हो जाएगा, 36 का यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हुई अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां पूर्व दिशा की ओर बहती हुई, ये बात सही है। अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां, प्रायद्वीपीय मतलब क्या होता है मालूम, प्रायद्वीपीय मतलब ये हो जाता है क्या, ये वाला है ना, दक्षिण भारत, है ना। दक्षिण भारत की अधिकांश नदियां जो है पूर्व की ओर बहती है और अपना मुहाना बंगाल की खाड़ी में बनाती है, ये सही है। जैसे कि आपको बताए थे कल भी दरोगा मेंस बैच में कि ये जो पूर्व की ओर प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो है इधर बहती है, पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। जैसे कि आपको याद बताए थे, गोद में काका, यानी कि जैसे आपका हो गया गंगा हो गया नदी, है ना, और गोदावरी हो गया, दामोदर हो गया, और महानदी हो गया, कृष्णा, कावेरी, ये सब क्या पूर्व की ओर बहती है और बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक है, तो ये वाला क्या सही है। फिर क्या, प्रायद्वीपीय पठार की सामान्य तौर पर ऊंचाई पूर्व पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है, ये बात भी सही है ना। पठार जो है, ऊंचाई जो है ये ऐसे है, मतलब ढाल है ये ऐसे, पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है ना, इधर कम होता है। ठीक है, तो ये क्या, दोनों सही है। आंसर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और आर जो है दोनों सही है। नेक्स्ट क्या है, 2011 की जनगणना के संदर्भ में निम्नलिखित में से असत्य युग्म का चयन करना है। जैसे हिंदू समुदाय का प्रतिशत कितना रहा देश में, 79.8%, ये सही है। मुस्लिम कितना है, 14.2% है, सही है। ईसाई धर्म जो है 2.3% है। बौद्ध धर्म क्या है, ये वाला यहाँ पर मिलान गलत है। बौद्ध धर्म क्या है, 1.7 नहीं बल्कि 0.7 है ओनली, है ना, क्या है 0.7% यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, 0.7% है, यानी ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, महासागरीय धाराओं के संदर्भ में सारगेसो सागर किस महासागर में स्थित है। तो सारगेसो सागर ये कहाँ पर है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ, उत्तरी अटलांटिक महासागर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्या है, भारत में करेवा संरचनाएं जो केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध है, तो किस क्षेत्र की विशेषता है। तो केसर का उत्पादन कहाँ पर होता है, एकमात्र है कौन सा, कश्मीर में होता है। यहाँ पर क्या होगा, कश्मीर, हिमालय, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्या है, कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए एवं कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें क्या, देखिए, धान एक उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल का उदाहरण है, ये सही है। धान क्या, उष्ण आर्द्र कटिबंधीय फसल का उदाहरण है। धान के उत्पादन हेतु उच्च तापमान एवं उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। आंसर क्या, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। दोनों सही है, और आर जो है ए का सही स्पष्टीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है। तो जल कैसा है, चक्रीय संसाधन, कैसा चक्रीय संसाधन है जल, है ना, ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा दर्रा सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है और 1962 के युद्ध के बाद बंद कर दिया गया था, जिसे 2006 में फिर से खोला गया है। तो ये कौन सा है, ये है नाथुला दर्रा, है ना, कौन सा, नाथुला दर्रा करेक्ट आंसर है ना। नाथुला, जिलेपला, ये सब कहाँ है, सिक्किम में। सिपकिला दर्रा कहाँ है, तो ये मिलेगा कहाँ आपको, हिमाचल प्रदेश है ना। हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रा है जो कि आपको याद करवाए थे, क्या, सराब, है ना, यानी कि सिपकिला दर्रा, रोहतांग दर्रा और बारालाचा दर्रा, ये कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश में, है ना। लिपुलेख दर्रा कहाँ है, तो उत्तराखंड में मिलेगा ना। नीति, माना, लिपुलेख, नीति दर्रा, माना दर्रा और लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन 44, इसमें क्या, डंकन पास निम्नलिखित में से किसके बीच है, डंकन पास किसके बीच है, तो ये है दक्षिणी अंडमान और लिटिल अंडमान के बीच में स्थित है। नेक्स्ट क्या है, सूची 1 को सूची 2 से इसमें मिलाना है। रेल मंडल है और मुख्यालय है, नॉर्थ सेंट्रल यानी कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय, उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, तो ये है इलाहाबाद में, है ना। एक का 4 होगा, एक का 4 होगा, तो यानी कि ये वाला और ये वाला आंसर नहीं होगा। फिर क्या, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर, इसका मुख्यालय कहाँ हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर का मुख्यालय ये हो जाएगा
आपको मालीगांव में, कहाँ, मालीगांव में, बी का 3 होगा, है ना, बी का 3, ठीक है। फिर क्या, ईस्ट सेंट्रल यानी कि मध्य मतलब क्या, पूर्व मध्य, है ना, पूर्व मध्य रेलवे के क्या हो जाएगा, हाजीपुर है ना, हाजीपुर जो है अपना पूर्व मध्य रेलवे में आता है ना, तो ईस्ट सेंट्रल ये आ जाएगा सी का 2 होगा, है ना, सी का 2 कहाँ पर है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है ना, तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 45 का क्या हो गया, ए हो गया। बाकी नॉर्थ ईस्टर्न क्या क्या हो जाएगा, तो नॉर्थ डी का हो जाएगा आपका गोरखपुर, ठीक है, नॉर्थ ईस्टर्न का गोरखपुर मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ये बात सही है। गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है, ठीक है। और गंगा ब्रह्मपुत्र नदियां जो है भारी मात्रा में अवसाद लाती है, भारी मात्रा में अवसाद लाती है, इसीलिए क्या है, गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों क्या सही है और सही व्याख्या भी करता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, समताप मंडल में तापमान जो है ऊंचाई के साथ बढ़ता है, ओजोन परत पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है, ये बात सही है। समताप मंडल में क्या ऊंचाई के साथ तापमान, ऊंचाई के साथ क्या, तापमान ऊंचाई के साथ बढ़ता है और ओजोन परत ही क्या करता है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है और पृथ्वी पर नहीं आने देता, है ना। तो यहाँ पर क्या आंसर दोनों से यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, 47 का ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। पूछा जाता है कई बार कि ओजोन परत किस मंडल में, समताप मंडल में। सबसे नीचे क्या होता है, क्षोभ मंडल, उसके ऊपर होता है क्या, समताप मंडल, उसके बाद मध्य मंडल, उसके बाद आयन मंडल, उससे ऊपर क्या होता है, बहिर्मंडल होता है ना। तो पूछा जाता है मौसम की सारी घटनाएं किस में होती है, क्षोभ मंडल में होता है। पूछेगा सबसे निचली परत जो पृथ्वी सटा हुआ कौन सा है, तो वो क्षोभ मंडल है। वायुयान सब किस में चलता है, समताप मंडल में। रेडियो टीवी का जो संचार संभव होता है वो आयन मंडल के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, भू आकृतियां और उनके कारक इसमें मिलाना है। जैसे यारडोंग, ये स्थलाकृति है, किसके कारण ये बनता है, तो यारडोंग जो बनता है ये बनता है पवन द्वारा ना, बनता है ना, क्या होगा, पवन द्वारा बनेगा। यारडोंग जो है ये पवन के द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है, यानी कि 2 का ए होगा, है ना, यानी कि 1 का 2, यानी कि 1 का 2, ठीक है। फिर क्या, लेपिज, लेपिज जो है ये किसके द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है, तो लेपिज जो है ये भूमिगत जल के द्वारा, है ना, लेपिज भूमिगत जल के द्वारा, यानी कि बी का 4, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। और अभी आगे चीज मिला लेते हैं, जैसे एस्कर जो है ये किसके द्वारा, तो ये हिमनद द्वारा बनता है, और टाम्बोलो जो हो जाएगा ये समुद्री लहरें द्वारा बनने वाली स्थलाकृति है। नेक्स्ट क्या, पवने और क्षेत्र, कहाँ कहाँ ये बहती है पवन, जैसे चिनुक पवन ये कहाँ पर बहती है, तो चिनुक पवन जो है ये रॉकी पर्वत में, कहाँ, रॉकी पर्वत में बहने वाली ये पवन है। और फोन जो है ये कहाँ बहती है, फोन जो है ये बहने वाली है आपका यहाँ पर आल्स पर्वत, है ना, फोन, है ना, आल्स पर्वत में बहने वाली है, यानी कि बी का 4, 1 का 2, 1 का 2 और बी का 4, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। बाकी चीज़ भी देख सकते हैं, हरमट्टन, हरमट्टन ये कहाँ पर बहती है, सहारा रेगिस्तान के तट पर बहती है हरमट्टन, यानी कि सी का 1, है ना। और खमसिन जो ये कहाँ, तो खमसिन हो जाएगा डी का 3, मिस्र में बहती है ना, खमसिन मिस्र, मुँह से रिलेट कर लेना, खमसिन मिस्र, है ना, खमसिन मिस्र। और हरमट्टन को क्या बोलते हैं, डॉक्टर पवन भी कहा जाता है ना, पूछा जाता है डॉक्टर पवन किसे कहते हैं, हरमट्टन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, खनिज और आपका खादाने, तो खनिज और प्रमुख खदान क्षेत्र जो है लो एस्क जो है ना, तो छत्तीसगढ़ का बेलाडीला जो है लो एस्क के लिए प्रसिद्ध है ना, 1 का 3, है ना, 1 का 3 इसमें नहीं, इसमें नहीं है, ठीक है। फिर क्या है, बॉक्साइट जो है ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध कौन सा है, तो ये है जैसे कि उड़ीसा का कोरापुट, ये बॉक्साइट के खान के लिए प्रसिद्ध है, उड़ीसा का कोरापुट, है ना, बी का 1, है ना, 1 का 3, बी का 3 दोनों में है। फिर क्या, यूरेनियम के लिए कौन हो जाएगा, तो झारखंड का जादूगोड़ा जो है ना यूरेनियम के खाने के लिए प्रसिद्ध है ना, सी का क्या होगा 2, सी का 2, यानी कि सी का 2 अब इसमें दिया हुआ ए में, है ना, आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो गया। और डी का हो जाएगा, यानी तांबा का हो जाएगा, मलाज खंड मध्य प्रदेश में, ये मलाज खंड तांबा के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से आपका टेस्ट नंबर होता है 6 यहाँ पर समाप्त, ठीक है। और फिर टेस्ट नंबर अब मिलते हैं 7 में, ठीक है। और डेली 50 क्वेश्चन है, ये सभी एग्जाम के लिए, चाहे कोई भी एग्जाम दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सभी चीज़ें, और आपको देखना चाहिए हर किसी को, मालूम यहाँ पर क्या यही 50 क्वेश्चन के लिए डेली यहाँ पर जो पेड कोर्स है ना इसका परचेज किए हुए 2-2 घंटा यहाँ पर समय दे रहे हैं, मालूम ये वीडियो वहाँ पर एप्लीकेशन पर 2 घंटा कुछ मिनट में ये समाप्त हुआ है, ठीक है। इसलिए क्या है, आप लोग भी पढ़ाई पर ध्यान दें, है ना, हल्के में कुछ कोई चीज़ें ना ले, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें, जय हिंद दोस्तों।